नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं ईमेल इंटरनेट वाला टॉपिक। 174 क्वेश्चन तक हो गया था। 175वां क्वेश्चन देखते हैं। ये जो उसका सॉल्यूशन था 174वां वाला देख लेते हैं। उसमें पूछा था कि स्पैम क्या होता है, तो स्पैम हमने बता दिया था कि वो अनचाहा ईमेल स्टोर होता है। उसमें अन्य जो विकल्प दिया था वो भी देख लीजिए। इनबॉक्स फोल्डर किसे कहते हैं, या इनकमिंग ईमेल को स्टोर करता है। आउटबॉक्स क्या है, आउटबॉक्स में आउटगोइंग ईमेल अस्थायी रूप से स्टोर होता है। और सेंट क्या है, सेंट फोल्डर से भी आउटगोइंग ईमेल को स्टोर करता है। ओके, तो देखते हैं 175वां क्वेश्चन। एक बार ईमेल भेजे जाने के बाद इसे आउटबॉक्स फोल्डर से सेंट फोल्डर में लें। एक बार ईमेल भेजे जाने के बाद इसे आउटबॉक्स फोल्डर से सेंट फोल्डर में लें। जब किसी भी ईमेल भेजा जा रहा हो या विफल हो जाता है तो यह ईमेल आउटबॉक्स में ही रह जाता है, और यह भेजा गया ईमेल सफलतापूर्वक चले जाने पर आउटबॉक्स में से सेंट फोल्डर में चला जाता है। इनबॉक्स इन फोल्डर में प्राप्तकर्ता को प्राप्त सभी ईमेल दिखाई देता है। यदि कोई ईमेल लिखा जाता है और किसी भी उपयोगकर्ता के पास नहीं भेजा जाता तो इसे सामान्य रूप से किस फोल्डर में संग्रहित किया जाता है? ड्राफ्ट में। ड्राफ्ट मतलब अभी गया नहीं है। ड्राफ्ट फोल्डर वह जगह है जहां ऐसे ईमेल संदेश लिखे या रखे जाते हैं जिन्हें उपयोगकर्ता अभी तक पूरा नहीं किया या बाद में भेजने की योजना बना रहा है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस सही प्रारूप है? तो name@website.com, ये तो सिंपल है, सभी लोग बनाए होंगे, अपना ईमेल आईडी तो जानते हैं। ईमेल का सही प्रारूप यूज़र नेम फिर डोमेन नेम, मतलब वेबसाइट का फिर नेम एक्सटेंशन, ये तो सभी लोग जानते हैं। एक ईमेल पते के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप है? अब फॉर इसका डी सही है कि ramesh@coldmail.com, ये सब सही है। बाकी ऊपर देख लीजिए जो सही नहीं है, जैसे रमेश इसमें कोलन लगाया फिर coldmail.com, तो कोलन इस तरीके से नहीं होता है इसमें। और coldmail.com @रमेश इस तरीके से लगाया है कि पहले मेल का एड्रेस पहले दे दिया है, जो कि गलत है। और रमेश @http हाइपरटेक्स्ट, ये जो सब दिया है ये सब ये नहीं होते हैं ईमेल में, तो गलत है, डी वाला सही है केवल। तो ईमेल एक साधारण फॉर्मेट है। एक एड्रेस में दो पार्ट होते हैं। सिंबल मेल बॉक्स को पहचानता है। तो रमेश जो होता है ये यूजर नेम होता है, @ सिंबल है, और coldname.com ये जो है डोमेन नेम है। तो यूजर नेम डोमेन नेम इसे अलग करता है @ ये ध्यान रखिएगा, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये सत्य है, दोनों सही है कि एक जीमेल के ईमेल आईडी में एक डॉट वर्ण हो सकता है। एक जीमेल के ईमेल आईडी में एक डॉट वर्ण हो सकता है, सही है, डॉट लगा सकते हैं। एक जीमेल के ईमेल आईडी में लगातार 2 या उससे अधिक डॉट वर्ण नहीं हो सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। जीमेल संदर्भ में कथन सत्य है। एग्जाम्पल प्रीफिक्स और डोमेन नेम। @ चिन्ह के बाद डोमेन नेम होता है, @ चिन्ह के बाद डोमेन नेम होता है तथा @ चिन्ह के पहले प्रीफिक्स होता है। डोमेन नेम हमें डॉट से शुरू होता है, जैसे .com, .org। अच्छा, जीमेल और ईमेल में अंतर क्या है मालूम है आप लोगों को? बताइएगा। चलिए बता देते हैं। जीमेल जो है एक सर्विस प्रोवाइडर है। ईमेल क्या है, ये एक लेटर है। जैसे इसे ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक ईमेल जो है एक तरीके का लेटर है, और इस लेटर को हम किससे भेजते हैं? जीमेल के माध्यम से भेजते हैं। जीमेल क्या है, एक सर्विस प्रोवाइडर है, तो इस सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से हम ईमेल मतलब अपने लेटर को भेजते हैं जहाँ भी हम चाहें। इस चीज़ है। किसी ईमेल में फ्रॉम, टू, डेट और सब्जेक्ट फील्ड्स को क्या कहा जाता है? ईमेल हेडर कहा जाता है। किसी ईमेल में फ्रॉम, टू, डेट, सब्जेक्ट फील्डर को क्या कहा जाता है? ईमेल हेडर कहा जाता है।
ईमेल फील्ड एक सिंगल टेक्स्ट बॉक्स है जो केवल ईमेल पते को स्वीकार करने के लिए मान्य है। ईमेल में फ्रॉम, टू, डेट और सब्जेक्ट फील्ड्स को ईमेल हेडर हैं। ईमेल फील्ड एक सिंगल टेक्स्ट बॉक्स है जो केवल ईमेल पते को स्वीकार करने के लिए मान्य है। ईमेल में फ्रॉम, टू, डेट और सब्जेक्ट फील्ड्स को ईमेल हेडर हैं। ईमेल लिखते तथा भेजते समय निम्नलिखित में से कौन सी जगह को खाली नहीं छोड़ा जाता है? टू को खाली नहीं छोड़ा जाता है। बाकी सब्जेक्ट CCC, BCC को छोड़ सकते हैं। इसे कहने का मतलब ये है, आप टू नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि टू में पता होता है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा किसी नेटवर्क इंटरनेट के माध्यम से संदेश भेजने व प्राप्त करने का साधन है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा किसी नेटवर्क इंटरनेट के माध्यम से संदेश भेजने व प्राप्त करने का साधन है। ईमेल जिसको भेजना है उसकी ईमेल आईडी सेंड टू फील्ड में भरना आवश्यक होता है। सेंड टू फील्ड में खाली नहीं छोड़ सकते हैं। इसे बिना फिल किए ईमेल सेंड नहीं किया सकता है। बाकी CC, BCC और सब्जेक्ट को आप खाली छोड़ सकते हैं लेकिन टू को नहीं छोड़ सकते। निम्नलिखित में से कौन एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है? FTP नहीं है, बाकी POP, IMAP और SMTP ये सब हैं। POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल IMAP, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उपरोक्त सभी ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल हैं, जबकि FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क से संबंधित हैं। ये इसे बता देते हैं, जैसे पोप जो है ना, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, तो ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या है? ये ईमेल रिसीव करने में प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति आपके पास ईमेल भेजता है ना, तो ये पोप जो होता है उसे रिसीव करता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ये काम करता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है ईमेल रिसीव करने के लिए किस का प्रयोग करते हैं, तो उसमें पॉप लिखा रहेगा। तो पॉप जो होता है ईमेल रिसीव करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये जो IMAP लिखा है, ये मतलब इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये क्या करता है? ईमेल रिसीव करने के लिए ये भी काम किया जाता है। तो पोप और IMAP दोनों का प्रयोग इंटरनेट को रिसीव करने के लिए करते हैं। अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या है? ये जो है ना, जो IMAP है, ये एक से अधिक डिवाइस के लिए प्रयोग किया जाता है। IMAP जो है एक से अधिक डिवाइस के लिए प्रयोग किया जाता है IMAP, और पॉप जो होता है केवल एक डिवाइस के लिए प्रयोग किया जाता है पॉप। और ये जो SMTP है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये ईमेल भेजने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बात समझ गए ना? पॉप और ये IMAP ये इंटरनेट को रिसीव करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पॉप जो है ये केवल एक डिवाइस के लिए प्रयोग किया जाता है, और IMAP दो डिवाइस के लिए, मतलब एक से अधिक डिवाइस के लिए। और SMTP क्या है? ये ईमेल भेजने में प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। उपरोक्त सभी ईमेल संबंधी प्रोटोकॉल है, जबकि FTP जो है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल किसी वर्क स्टेशन को उपयोगी तरीके से सर्वर होस्ट पर मेल ड्रॉप को गतिशील रूप से एक्सेस करने देता है? तो POP3 है। एक्सेस करने देता है मतलब वही रिसीव करता है। POP3 एक क्लाइंट या सर्वर प्रोटोकॉल है जिसमें आपके इंटरनेट सर्वर द्वारा ईमेल प्राप्त अथवा ईमेल को होस्ट करता है। POP3 का उपयोग करके आप किसी में मेल को चेक तथा डाउनलोड कर सकते हैं। तो POP तो आप पहले जानिए रिसीव करने के लिए किया जाता है इसका। POP वही पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और इस POP3 का उपयोग करके आप किसी भी मेल को चेक तथा डाउनलोड कर सकते हैं।
पोप एक ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल है। पोप का पूर्ण रूप क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है जिसका कार्य इंटरनेट पर उपलब्ध मेल सर्वर में से मेल को डाउनलोड कर क्लाइंट के मेल सॉफ्टवेयर तक पहुंचाना होता है, वही कुल मिला के रिसीव करने के लिए। निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल से सर्वर पर केवल एक मेल बॉक्स बना सकते हैं? पोप केवल एक मेल बॉक्स बना सकते हैं, और ये जो IMP होता है एक से अधिक डिवाइस के लिए होता है। पोप पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एक एप्लीकेशन लेयर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। पोप जो है ना एक एप्लीकेशन लेयर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो सर्वर पर केवल एक मेल बॉक्स बनाने की अनुमति देता है। यह आमतौर पर एकल क्लाइंट का समर्थन करने के लिए उपयोग किया जाता है। पोप यूजर को ऑफलाइन ईमेल पढ़ने तथा दूरस्थ सर्वर से ईमेल की पुनर्प्राप्ति की अनुमति देता है। कोई आपके पास ईमेल भेज रहा है तो पोप की सुविधा नहीं होगी तो आप नहीं रिसीव कर पाएंगे। पोप को इंटरनेट की आवश्यकता सिर्फ ईमेल डाउनलोड करने के दौरान होती है। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूजर को एक मशीन से दूसरे मशीन में फ़ाइलों को स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। जो FTP है यूज़र को एक मशीन से दूसरे मशीन में फ़ाइल ट्रांसफ़र करने की अनुमति देता है। और SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, नाम ही है मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो ये क्या करेगा? ईमेल को भेजेगा। तो एक यूज़र से अन्य यूज़र को मेल भेजना या स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि पॉप तथा IMP उन मेलों को रिसीवर के पक्ष में पुनर्प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो समझ गए ना, पॉप और IMP जो होता है ये ईमेल को रिसीव करता है और SMTP जो है ईमेल को भेजता है। और जो FTP है ये मेल को ट्रांसफ़र करने की अनुमति देता है FTP। तो ये 4 चीज़ याद रखिएगा। याहू मेल में सभी भेजे गए मेल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस फ़ोल्डर का प्रयोग किया जाता है? सेंट का किया जाता है। याहू एक सर्च इंजन है जिस पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। याहू मेल में सभी भेजे गए मेल को सेव करने के लिए हम सेंट फ़ोल्डर का प्रयोग कर सकते हैं। जितने भेजे गए मेल होता है उसे सेव करने के लिए सेंट फ़ोल्डर का प्रयोग करेंगे। हम ईमेल के ज़रिए कितने अटैचमेंट भेज सकते हैं? तो वी कैन सेंड मेनी अटैचमेंट, कई अटैचमेंट भेज सकते हैं। ईमेल अटैचमेंट में 25 MB तक का फ़ाइल भेज सकते हैं। यदि आपकी फ़ाइल 25 MB से अधिक है तो ईमेल स्वतः गूगल ड्राइव को ईमेल से अटैचमेंट के साथ लिंक कर देगा। ईमेल भेजने के दौरान उपलब्ध BCC विकल्प का अर्थ है ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या है ये? ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी तो देखिए ये जो CC BCC होता है इसे जान लीजिए। कार्बन कॉपी जो होता है ना, तो ये भेजे गए पत्र का कार्बन कॉपी सभी के पास पहुंचाता है। जब कार्बन कॉपी आप लिख दें, इस मतलब जो कॉपी आप भेज रहे हैं उसका कार्बन करके आप किसी के पास भेज सकते हैं। तो ये कार्बन कॉपी हो गया, किसी के पास भी भेज सकते हैं एक पत्र को। और BCC जो होता है कोई दूसरे को भेजे गए पत्र के बारे में नहीं जाना जा सकता। आप यदि A को भेज रहे हैं तो B को नहीं पता चल पाएगा कि आपने B को कौन सा लेटर भेजा है, तो ब्लाइंड कर देता है। इसे ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहते हैं। मतलब एक व्यक्ति को भेजेंगे तो वो दूसरे व्यक्ति के लेटर को वो नहीं जान पाएगा कि दूसरे व्यक्ति को कौन सा लेटर भेजा गया है। तो ये होता है। ईमेल भेजते समय CC इनमें से किसे सूचित करता है? कार्बन कॉपी है। कार्बन कॉपी का उपयोग हम किसी ईमेल को भेजते समय करते हैं यदि हम किसी ईमेल को एक से अधिक व्यक्ति को भेजना चाहते हैं और हम चाहते हैं सभी व्यक्ति एक दूसरे की ईमेल ID को देख सकें। यह ईमेल किस किस को भेजा गया तो हम टू में CC को सिलेक्ट करेंगे। CC सेलेक्ट कर दिया मतलब कार्बन कॉपी जो है सबके पास चला गया। सभी लोग देख लेंगे कौन कौन सा ये लेटर किसके पास गया है। और ये BCC हो जाता है तो कोई व्यक्ति किसी दूसरे के लेटर को नहीं देख सकता।
ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक है? ईमेल आईडी। ये तो सिंपल है। ईमेल में हस्ताक्षर क्या होता है? ईमेल में हस्ताक्षर होता है यह एक ईमेल संदेश के अंत में संलग्न टेक्स्ट का एक ब्लॉक है जिसमें आमतौर पर उपभोक्ता के संपर्क जानकारी होती है। ईमेल में एक हस्ताक्षर क्या होता है यह देख लेते हैं। ईमेल हस्ताक्षर एक ईमेल संदेश के अंत में संलग्न पाठ का एक खंड है जिसमें एक्सेस प्रेषक का नाम और संपर्क जानकारी होता है। एक ईमेल हस्ताक्षर में अक्सर एक का नाम, व्यावसायिक संपर्क जानकारी, एक वेबसाइट URL आदि होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अटैक है जिसमें उपयोगकर्ता को अवांछित मात्रा में ईमेल प्राप्त होता है? ईमेल बॉम्ब। ईमेल बॉम्ब एक ऐसा अटैक है जिसमें उपयोगकर्ता को अवांछित मात्रा में ईमेल प्राप्त होता है। जीमेल ईमेल आईडी बनाने के लिए अक्षर और सांख्यिक अंकों के अलावा निम्नलिखित में से किस वर्ण की अनुमति भी दी जाती है? तो डॉट की अनुमति देता है, बराबर की नहीं देगा, माइनस की नहीं देगा और एम्परसैंड की अनुमति नहीं देगा। ईमेल आईडी बनाने के लिए अक्षर और सांख्यिक अंकों के अलावा डॉट तथा @ का प्रयोग करते हैं, जैसे aman423@gmail.com। जब आप एक से अधिक प्राप्तकर्ता को ईमेल भेजना चाहते हैं तो आप उनके ईमेल एड्रेस को अल्पविराम का प्रयोग करके अलग करते हैं। कई लोगों को भेजना चाहेंगे ना तो अल्पविराम करके ईमेल एड्रेस को फिर आगे फॉरवर्ड करेंगे। एक से अधिक लोगों को एक साथ ईमेल भेजने के लिए ईमेल एड्रेस को अल्पविराम कॉमा के साथ अलग किया जा सकता है। मतलब एक लोगों की ईमेल आईडी लिखिए, फिर कॉमा करके दूसरे लोगों की ईमेल आईडी, फिर कॉमा करके तीसरे लोगों की ईमेल आईडी, और 3 लोगों को भेज रहे हैं एक लेटर। IRC का तात्पर्य क्या है? IRC का तात्पर्य है इंटरनेट रिले चैट। IRC अर्थात इंटरनेट चैट एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो लिखित टेक्स्ट रूप में संप्रेषण की सुविधा उपलब्ध कराता है। यह चैट प्रक्रिया क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग मॉडल पर आधारित होता है। चैटिंग क्या है? चैटिंग इंटरनेट एरिया जहां किसी विषय पर चर्चा की जा सकती है। ये तो जानते सभी लोग चैटिंग वेटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा आपके मित्र या रिश्तेदार के साथ वास्तविक समय की बातचीत की तरह है? चैटिंग तो सभी लोग करते हैं एक दूसरे से। टेलनेट सेवा एक इंटरनेट उपयोगकर्ता को सक्षम करती है। टेलनेट सेवा एक इंटरनेट उपयोगकर्ता को सक्षम करती है रिमोट लॉगिन। टेलनेट सेवा किसी स्थानीय कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट से जुड़कर दूरस्थ कंप्यूटर पर स्थित डाटा, सूचना तथा संसाधनों का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है, जिसे रिमोट लॉगिन कहते हैं। टेलनेट क्या है? टेलनेट सेवा किसी स्थानीय कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट से जुड़कर दूरस्थ कंप्यूटर पर स्थित डाटा, सूचना तथा संसाधनों का उपयोग करके सुविधा प्रदान करता है, जिसे रिमोट लॉगिन कहते हैं। कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? कौन सुविधा प्रदान करेगा? तो टेलनेट अभी ऊपर पढ़ चुके हैं। कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? टेलनेट। कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? टेलनेट करता है। कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा टेलनेट। टेलनेट जो है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट या लोकल एरिया नेटवर्क लैन कनेक्शन पर किया जाता है। टेलनेट प्रोग्राम एक सिस्टम पर एक उपयोगकर्ता को रिमोट सिस्टम में लॉगिन करने और रिमोट सिस्टम को कमांड विंडो में कमांड जारी करने की अनुमति देता है।
टेलनेट प्रोग्रामिंग सिस्टम पर एक उपयोगकर्ता को रिमोट सिस्टम में लॉगिन करने और रिमोट सिस्टम को कमांड विंडो में कमांड जारी करने को अनुमति देता है। इंटरनेट की निम्नलिखित में से किसी संचार सेवा का उपयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है? तो टेलनेट अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। टेलनेट सरल टेक्स्ट आधारित नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट जैसे टीसीपी/आईपी नेटवर्क पर रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। टेलनेट एक प्रोटोकॉल है जो आपको टीसीपी/आईपी नेटवर्क पर रिमोट कंप्यूटर होस्ट से कनेक्ट करता है। टेलनेट का तात्पर्य क्या है? टेली टाइप नेटवर्क, टेली टाइप नेटवर्क या टेलनेट नेटवर्क। टेलनेट टेली टाइप नेटवर्क, टेलनेट का तात्पर्य है टेली टाइप नेटवर्क से है। यहाँ पे देखिए टेलनेट का टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क दिए हैं। टेलनेट के यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है? टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। और यहाँ पे टेलनेट का तात्पर्य बता दिए टेली टाइप नेटवर्क, वही चीज़ है एक तरीके का, दोनों पूछ सकता है। तो टेलनेट का तात्पर्य टेली टाइप नेटवर्क से है। टेली टाइप नेटवर्क एक कमांड होता है जो टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल की मदद से रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस करती है। इसकी मदद से रिमोट होस्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। यह कमांड एक प्रोटोकॉल टूल है जिसकी मदद से रिमोट सर्वर को नियंत्रित किया जाता है। टेलनेट का उपयोग आमतौर पर प्रोग्रामर करते हैं या वे लोग करते हैं जिनको होस्ट कंप्यूटर पर रखे हुए डाटा को एक्सेस करना होता है। निम्नलिखित का प्रयोग सर्वरों और नेटवर्किंग युक्तियों को सुदूर अभिगमन देने के लिए किया जाता है। टेलनेट निम्नलिखित का प्रयोग सर्वरों और नेटवर्किंग युक्तियों को सुदूर अभिगमन देने के लिए किया जाता है। टेलनेट का प्रोग्राम का प्रयोग कर हम किसी दूसरे कंप्यूटर को जोड़कर ऐसे कार्य कर सकते हैं जैसे हम उसके कीबोर्ड के पास बैठे हैं। टेलनेट प्रोग्राम का प्रयोग कर हम किसी दूसरे कंप्यूटर को जोड़कर ऐसे कार्य कर सकते हैं जैसे हम उसके कीबोर्ड के पास बैठे हैं। हम अपने कंप्यूटर द्वारा दूर स्थित कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हैं तथा उसके संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। इसे रिमोट लॉगिन भी कहते हैं। मतलब हम दूसरे कंप्यूटर का एक्सेस अपने हाथ में ले लेंगे। कौन सी सेवा इंटरनेट प्रयोक्ता के, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये टेलनेट जो ये पूछा है कि किसका प्रयोग सर्वरों और नेटवर्किंग युक्तियों को सुदूर अभिगमन देने के लिए, मतलब कि आप किसी के कंप्यूटर का एक्सेस खुद प्राप्त कर सकते हैं दूर बैठे, ये टेलनेट है, सिंपल सी मतलब है। कौन सी सेवा इंटरनेट प्रयोक्ताओं के एक समूह को किसी सामान्य विषय पर अपने विचारों का आदान प्रदान करने की सुविधा देता है? यूजनेट नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है। ये इंटरनेट आधारित एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अनेक वेबसाइट को जोड़कर इलेक्ट्रॉनिक डिस्कशन फोरम की तरह कार्य किया जाता है। इसमें यूजर किसी भी टॉपिक पर अपने विचार देते हैं तथा दूसरे के विचार को पढ़ते हैं तथा इसमें कमेंट टिप्पणी देते हैं। जबकि टेलनेट बाई डायरेक्शन टेक्स्ट ओरिएंटेड संप्रेषण संभव बनाता है तथा निकनेट नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर नेटवर्क है जो भारत के प्रत्येक ज़िले को जोड़ता है। www का फुल फॉर्म क्या? वर्ल्ड वाइड वेब तो दुनिया जानती है। ये www का आविष्कार जो किया था ना, ये टिम बर्नर्स-ली ने किया था 1989 में। इसे 1991 में लोगों के लिए ओपन कर दिया गया था। 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने खोज किया www का और 1991 में लोगों के लिए खोल दिया, वही वर्ल्ड वाइड वेब। इनमें से कौन सा उपकरण सिग्नल रूपांतरण करता है? तो मॉड्यूलेटर जो होता है ना, ये सिग्नल रूपांतरण करता है, एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदलता है, मतलब सिंपल सा। मॉड्यूलेटर उपकरण सिग्नल रूपांतरण करता है। यह किसी जानकारी को लंबी दूरी तक सिग्नल के रूप में भेजने के लिए उपयोग होता है। यह डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलने के लिए किया जाता है।
ये जो मॉड्यूलेटर होता है ना, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदल देता है। सर्वर से जानकारी को पुनः प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के HTTP अनुरोध का उपयोग किया जाता है? तो गेट का करते हैं। गेट मेथड से हम किसी भी डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। गेट मेथड से हम डेटा को सर्वर पर स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन डेटा URL से सर्वर पर जाता है, जिससे इसे आसानी से हैंग किया जा सकता है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? 1989 में हम लोग देख चुके हैं। ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में WWW का आविष्कार किया। हाँ, इसे वेब का मूल रूप से विश्व भर के विश्वविद्यालयों और संस्थानों के वैज्ञानिक के बीच स्वचालित सूचना साझाकरण की मांग को पूरा करने के लिए विकसित किया गया। HTML HTTP वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र पर काम करता है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है इंटरनेट पर कंप्यूटरों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के तरीका हैं। उन्हें एक साथ इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया रिसोर्सेस के विशाल संग्रह में बांधा जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है एक सिंगल इंटरफेस पर कई इंटरनेट प्रोटोकॉल एक्सेस करने के लिए हाइपर टेक्स्ट और मल्टीमीडिया का समर्थन करने वाला एक इंटरनेट सर्वर है। यह 13 मार्च 1989 को टिम बर्नर्स-ली द्वारा प्रस्तावित किया गया है। कौन सा कथन गलत है? इसमें से कौन सा कथन गलत है? क्या है इसमें कि www में बड़ी संख्या में इंटरलिंक वेब पेज होते तो सही है। www का स्वामित्व USA के पास है। USA के पास ये कहना थोड़ा गलत है। यही भी गलत लग रहा है इसमें। www का उसका टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया सही है। www का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब है, भी सही है, तो इसमें भी गलत है। भी गलत है क्योंकि www का विकास एक यूरोपियन विद्वान टिम बर्नर्स-ली ने किया था और ये ब्रिटेन के थे। C नामक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को C और असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया है। इसका पहला संस्करण 1971 में रिलीज हुआ था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को C और असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया है। इसका पहला संस्करण 1971 में रिलीज किया गया था। इंटरनेट पर मूल सामग्री को प्रकाशित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है वेब प्रकाशन। इंटरनेट पर मूल सामग्री को प्रकाशित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वेब प्रकाशन कहा जाता है। वेब पब्लिशिंग कोई वेबसाइट को तैयार करने और उसके पूरा हो जाने पर किसी होस्ट सर्वर पर अपलोड करने की प्रक्रिया को वेब पब्लिशिंग कहा जाता है। वेबसाइट तैयार करके उसे इंटरनेट या उस सब के उपयोग के लिए डालने की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है जो कई चरणों में पूरी होती है, जैसे DNS रजिस्ट्रेशन, वेब होस्टिंग, वेबसाइट डिज़ाइन और विकास, प्रचार, रखरखाव। http://www.rediff.com है, एक वेबसाइट है ये सब तो जानते हैं लोग। वेबसाइट इंटरनेट पर एक ऐसा स्थान जहां पर कोई भी व्यक्ति या संस्था अपने से संबंधित सूचना को स्थापित करता है। प्रत्येक वेबसाइट को एक वेब एड्रेस दिया जाता है जिसे URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। प्रत्येक URL का प्रारूप निम्नलिखित प्रकार का होता है: http://www.ncsi.earnet.in। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का संक्षिप्त रूप है। ये www वेब सेवा है तथा शेष पता है www वेब सेवा है। देखिए इसमें जो HTTP दिया है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का संक्षिप्त रूप है, और उसके बाद www तो वेब सेवा हो गया।
तथा शेष पता है जो NCSI है क्या पता है। अतः स्पष्ट है कि http://www.rediff.com एक वाणिज्यिक वेबसाइट है। कॉम मतलब कॉमर्शियल, क्योंकि कॉम कॉमर्शियल वाणिज्यिक वेबसाइट को बताता है। URL https://www.d2h.com/login.php में कौन सा घटक वेब पेज के साथ पहचान करता है। तो /login.php URL http://www.d2h.com लॉगिन PHP में लॉगिन PHP वेब पेज के साथ ही पहचान करता है। URL क्या है? URL इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का पता है। URL इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का पता है। URL ध्यान दीजिएगा। वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी वेबसाइट या वेब पेज का विशेषीकृत पता उस वेबसाइट या वेब पेज का URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहलाता है। यह कंप्यूटर नेटवर्क की व्यवस्था है जो यह बताता है कि वांछित सूचना कहाँ उपलब्ध है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। URL में डोमेन नेम शामिल होता है तथा शब्द, अंक या विराम चिन्ह हो सकते हैं। ओके। त्रुटि संख्या क्या है? 404 है। त्रुटि संख्या 404 इंगित करता है यह विशिष्ट URL को बदल दिया गया है या यह नॉन एक्टिव हो गया है। अच्छा, ये 404 एरर एक HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल स्थित कोड है, जिसका अर्थ यह है कि आप जिस वेबसाइट या URL को एक्सेस करना चाहते हैं ये सर्वर उपलब्ध नहीं है या उसका नाम बदल दिया गया है। ये 404 का मतलब ये है, उपलब्ध नहीं है या बदल दिया गया है नाम उसका। कौन सी सोशल मीडिया साइट मुख्य रूप से दुनिया भर के पेशेवर से जुड़ने का एक तरीका प्रदान करती है, जिसका निर्माण विशेष रूप से ज्ञान तथा विचारों को आदान प्रदान करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया जाता है? लिंक्डइन होता है। लिंक्डइन एक सोशल मीडिया साइट है जो दुनिया भर के पेशेवर से जुड़ने का तरीका प्रदान करता है, जिसको डिज़ाइन करने का मूल उद्देश्य ज्ञान और विचारों का आदान प्रदान करना तथा रोजगार के अवसर प्रदान करना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये भी एक सोशल मीडिया साइट है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन इसमें लिंक्डइन माना है। इसमें कह रहा दुनिया भर के पेशेवरों से जुड़ने के एक तरीका प्रदान करता है, जिसका निर्माण विशेष रूप से ज्ञान तथा विचारों के आदान प्रदान और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया था। तो इसमें 3 चीज़ आप मान के चलिए, तभी आप अलग कर पाएंगे लिंक्डइन में। पहली बात तो ये पेशेवर होंगे, और दूसरी चीज़ है कि आप अपने ज्ञान को आदान प्रदान कर सकती हैं और रोज़गार से संबंधित अवसर वहाँ पे आपको मिलेंगे। ये लिंक्डइन इन तीनों से अलग हो जाता है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक से ना। तो लिंक्डइन को ये चीज़, इस पे ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? पेटीएम नहीं है, बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर है तो सभी जानते हैं। निम्नलिखित में से क्या समानता है? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट में सभी सोशल नेटवर्किंग साइट हैं। अच्छा, पिंटरेस्ट भी है, कोई जानता नहीं है। पिंटरेस्ट जो है ना, ये भी सोशल साइट्स हैं। तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट भी ये सब सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं है? तो हैप्टिक नहीं है, बाकी ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन है। लिंक्डइन समझ लीजिए कि इन सब से ट्विटर और फेसबुक से थोड़ा अलग इस अर्थ में, क्योंकि इसमें रोज़गार से संबंधित आप अवसर देख सकते हैं और इसमें मोस्टली पेशेवर लोग होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, नहीं तो अलग नहीं कर पाएंगे। एक वर्ल्ड वाइड वेब साइट इंटरलिंक के लिए वेब पृष्ठों का संग्रह है। वर्ल्ड वाइड वेब डॉक्यूमेंट का समूह है जो आपस में एक दूसरे से हाइपर टेक्स्ट से जुड़े हुए होते हैं। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट, इमेज और ध्वनि आदि का समावेश होता है।
होस्टिंग सुविधा व्यक्तियों और संगठनों को वर्ल्ड वाइड वेब के साथ के माध्यम से अपनी वेबसाइट को सुलभ बनाने की अनुमति देती है। होस्टिंग वेब होस्टिंग एक ऐसी सर्विस है जो वेबसाइट को इंटरनेट द्वारा एक्सेस करने के योग्य बनाती है। वेब होस्टिंग एक ऐसी सर्विस है जो वेबसाइट को इंटरनेट द्वारा एक्सेस करने के योग्य बनाती है। वर्ल्ड वाइड वेब में किस प्रकार की सूचना होती है? पाठ, चित्र व ध्वनि को। वर्ल्ड वाइड वेब में किस प्रकार की सूचना होती है? पाठ, चित्र व ध्वनि की होती है वर्ल्ड वाइड वेब में सूचना। वर्ल्ड वाइड वेब में सूचना पाठ, चित्र व ध्वनि के रूप में होती है। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट द्वारा दी जाने वाली सर्वाधिक प्रचलित व्यावसायिक सेवा है। www हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट का एक इंटरलिंक्ड कनेक्शन है जिसे www या W3 कहा जाता है। यह वेब सर्वर पर रहता है और अन्य डॉक्यूमेंट्स, मेन्यूज और डाटाबेस द्वारा उपलब्ध होता है। वेब डॉक्यूमेंट्स को HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के साथ लिंकिंग एवं फॉर्मेटिंग के लिए मार्क किया जाता है। वेब सर्वर वेब पेजेस डिलीवर करने के लिए HTTP का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः www पेजेस विकसित होते हैं ये HTML द्वारा। ये जो W3 पेजेस हैं ना, ये HTML द्वारा विकसित होते हैं। मतलब ये HTML क्या है? एक लैंग्वेज है, इसी के द्वारा W3 का प्रयोग करते हैं, मतलब बनाते हैं। ये WWW जो है ना, इंग्लैंड के वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली को वर्ल्ड वाइड वेब का जनक माना जाता है। तो जानते हैं WWW का टिम बर्नर्स-ली ने आविष्कार किया। तो WWW इंटरनेट पर संक्षिप्त सर्वाधिक लोकप्रिय व उपयोगी सेवा है। यह हाइपरलिंक द्वारा आपस में जुड़े हुए सूचनाओं का विशाल समूह है जिसे इंटरनेट पर वेब ब्राउज़र की सहायता से प्राप्त किया जाता है। W3 एक ऐसा तंत्र है जिसमें विभिन्न कंप्यूटरों में एकत्रित सूचनाओं को हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट की सहायता से एक दूसरे से जोड़ता है। W3 पर समाहित पेज वेब पेज कहलाते हैं। ये वेब पेज HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग कर तैयार किए जाते हैं तथा हाइपरलिंक द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। संधियाँ लिंक्स जो किसी और वेब पेज पर ले जाती है वो क्या कहलाती है? हाइपरलिंक। संधियाँ लिंक्स जो किसी और वेब पेज पर ले जाती हैं हाइपरलिंक हैं। हाइपरलिंक एक प्रकार का टेक्स्ट ग्राफिक्स आइकन होता है। जब इस पर क्लिक किया जाता है तो ब्राउज़र हमें किसी दूसरे पेज पर लेकर जाता है। क्लिक करने पर कौन सा पेज ओपन होगा इसका निर्माण HTML कांड करता है। निम्नलिखित में से कौन लिनक्स सेल का उदाहरण नहीं है? GPU सेल जो है ये लिनक्स सेल का उदाहरण नहीं है। सेल एक प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। सेल क्या है? प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। जब उपयोगकर्ता OS में लॉग इन करता है और उपयोगकर्ता के लिए सेल प्रारंभ होता है। लिनक्स में सेल 4 प्रकार के होते हैं: C सेल, कॉर्न सेल और बॉर्न अगेन सेल, GNU बॉर्न सेल। ये GPU सेल नाम का कोई सेल नहीं होता है। ये क्वेश्चन अच्छा है, पूछ सकता है कि कौन लिनक्स सेल का उदाहरण नहीं है। तो GPU सेल नहीं, बाकी बॉर्न अगेन सेल, C सेल और कॉर्न सेल है। तो ये जो होता है ना सेल जो है, लिनक्स में सेल 4 प्रकार के होते हैं: C सेल, कॉर्न सेल और बॉर्न अगेन सेल और GNU बॉर्न सेल, ये होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट नहीं है? माउस नहीं है तो पिंटरेस्ट, ट्विटर और टम्बलर, ये सब क्या है? माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। वेबसाइट पर पृष्ठ जो विषय वस्तु की सारणी के रूप में कार्य करता है कहलाता है आमुख पृष्ठ, होम पेज। वेबसाइट का पृष्ठ जो विषय वस्तु की सारणी के रूप में कार्य करता है वो क्या कहता है? आमुख पृष्ठ है। जब हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो पहला पेज जो खुलता है उस पेज को होम पेज कहते हैं और वह हमारे वेबसाइट का प्रवेश पेज होता है। वेबसाइट के रूट डायरेक्टरी में ये पेज रहते हैं।
जैसे इंडेक्स HTML, इंडेक्स SHTML, इंडेक्स PHP आदि में समाहित होते हैं। होम पेज को वेबसाइट की मुख्य पेज के रूप में जाना जाता है। यह वेबसाइट का रूट पॉइंट है जहां कई सारे सभी पेज जुड़े होते हैं। होम पेज का नेविगेशन, हेडिंग, हाइपरलिंक, हेडर, फुटर आदि सभी शामिल होते हैं। डीओएम किस तरह के वेब पेज को दर्शाता है? ट्री जैसी संरचना। डीओएम एक स्ट्रक्चर्ड ट्री जैसे तरीके से वेब पेज का प्रतिनिधित्व करने का एक तरीका है ताकि ग्रामर और उपयोगकर्ताओं के लिए डॉक्यूमेंट के माध्यम से ग्लाइड करना आसान हो जाए। डीओएम एक साथ हम दस्तावेज ऑब्जेक्ट द्वारा प्रदान किए गए आदेशों या विधियों का उपयोग करके टैग, आईडी, क्लास विशेषताओं या एलिमेंट तक आसानी से पहुंच और हेरफेर कर सकते हैं। प्रोग्राम को HTML फाइल और पृष्ठों को सर्व करना कहलाता है। प्रोग्राम को HTML फाइलों और पृष्ठों को सर्व करना कहलाता है। क्या कहलाएगा? इसमें से वेब पेज होगा ना, वेब पृष्ठ। प्रोग्राम जो HTML फाइलों और पृष्ठों को सर्व करता है क्या कहलाएगा? ये वेब पृष्ठ बी होगा इसका, वेब पेज। बी सही है। वह प्रोग्राम जो HTML फाइलों तथा पृष्ठों को सर्व करता है वेब पेज कहलाता है। वेब पेज HTML का प्रयोग करके तैयार किए जाते हैं तथा हाइपरलिंक द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वह स्थान जहां ये वेब पेज संग्रहित होते हैं वेबसाइट कहलाते हैं। प्रत्येक वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ जो उसके अंदर स्थित सूचनाओं की सूची प्रदान करता है होम पेज कहलाता है। किसी वेबसाइट का परिचयात्मक पृष्ठ जो सामान्यतः साइट की सामग्री को एक तालिका के एक रूप में दर्शाता है उसे होम पेज कहते हैं। होम पेज किसी वेबसाइट का परिचयात्मक पृष्ठ होता है जो सामान्यतः साइट की सामग्री को एक तालिका के रूप में दर्शाता है। और टाइटल पेज किसी पुस्तक, थीसिस या अन्य लिखित कार्य का शीर्षक पृष्ठ, सामने या आसपास का पृष्ठ जो अपना शीर्षक, लेखक, प्रकाशक और संस्करण प्रदर्शित करता है। होम पेज किसी वेबसाइट का पहला पेज होता है। निम्नलिखित में से कौन वेब सर्वर पर संग्रहित होते हैं तथा इनमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो और हाइपरलिंक सहित जानकारी का बहुत बड़ा भाग निहित होता है? वेब पेज एक वेबसाइट द्वारा प्रदान किया गया एक हाइपरटेक्स्ट दस्तावेज है जो वेब सर्वर पर संग्रहित होता है। वेब पेज में टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो और हाइपरलिंक सहित जानकारी का बहुत बड़ा भाग निहित होता है जिसे यूजर एक वेब ब्राउज़र पर प्राप्त करता है तथा वेबसाइट इन्हीं वेब पेजों का कलेक्शन है। ASP में समर्पित लिपिकरण भाषा निम्नलिखित में से है। VB स्क्रिप्ट। ASP में समर्पित लिपिकरण भाषा निम्नलिखित में से हैं। VB स्क्रिप्ट। ASP प्राथमिक स्क्रिप्ट लैंग्वेज एक लैंग्वेज होता है जो लेस देन परसेंटेज एंड परसेंटेज मोर देन टेलीमीटर्स के अंदर कमांड को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। डिफ़ॉल्ट रूप से VB स्क्रिप्ट एक प्राथमिक स्क्रिप्ट भाषा है। ASP में समर्पित लिपिकरण भाषा निम्नलिखित में से क्या है? ये VB स्क्रिप्ट हैं। इंटरनेट इंटरनेट पर परस्पर क्रिया डाटा उन्मुख वेब अनुप्रयोग उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित का प्रयोग किया जाता है। ASP, CSS, HTML, URL क्या होगा इसमें? इंटरनेट पर परस्पर क्रिया डाटा उन्मुख वेब अनुप्रयोग उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित से क्या प्रयोग किया जाए? इसमें ये हो सकता है, बाकी तो देख लेते हैं।
सही इसका उत्तर है कि ASP मतलब एक्टिव सर्वर पेज का संक्षिप्त रूप है। ASP एक वेब पेज को बनाने के लिए डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है। यह कंप्यूटर कोड को इंटरनेट सर्वर द्वारा एग्जीक्यूट करने के लिए इनेबल करता है। ASP का उपयोग इंटरनेट पर परस्पर क्रिया डाटा उन्मुख वेब अनुप्रयोग उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ASP का एक अन्य पूर्ण रूप क्या है? एप्लीकेशन सर्वर प्रोवाइडर। वेब पृष्ठ पर डाटा एंट्री निम्नलिखित के प्रयोग से की जाती है। फॉर्म्स का वेब पृष्ठ पर डाटा एंट्री निम्नलिखित के प्रयोग से की जाती है। फॉर्म्स एक डाटा एंट्री वेबसाइट, जिसे एक फॉर्म साइट भी कहा जाता है, वेब पर एक पृष्ठ है जो उपयोगकर्ताओं को किसी भी प्रकार की जानकारी प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। वेब पृष्ठ पर डाटा एंट्री फॉर्म्स के प्रयोग से की जाती है। वेब पृष्ठ पर डाटा एंट्री फॉर्म्स के प्रयोग से की जाती हैं जब किसी वेब ब्राउज़र द्वारा HTML फाइल का अनुरोध किया जाता है तो यह अनुरोध डिफ़ॉल्ट रूप से गेट के रूप में होता है। जब किसी वेब ब्राउज़र द्वारा HTML फाइल का अनुरोध किया जाता है तो यह अनुरोध डिफ़ॉल्ट रूप से गेट के रूप में होता है। वेब ब्राउज़र हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP का उपयोग करके वेब सर्वर के द्वारा संचार करते हैं। जब किसी वेब सर्वर द्वारा HTML फाइल का रिक्वेस्ट किया जाता है तो यह गेट मेथड द्वारा होता है। गेट इसका प्रयोग विशिष्ट रिसोर्स प्राप्त करने के लिए होता है। गेट का पोस्ट इसका प्रयोग नया रिसोर्स बनाने के लिए होता है। पोस्ट का पुट किसी मौजूदा रिसोर्स को अपडेट करता है। पुट किसी मौजूदा रिसोर्स को अपडेट करता है। फाइंड मेथड HTTP मेथड नहीं है। गेट क्या है? इसका प्रयोग विशिष्ट रिसोर्स प्राप्त करने के लिए किया जाता है। गेट का पोस्ट का प्रयोग नया रिसोर्स बनाने के लिए किया जाता है। पुट का प्रयोग ये मौजूदा रिसोर्स को अपडेट करता है पुट। और फाइंड क्या करता है? फाइंड मेथड HTTP मेथड नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? ये सभी हैं। W3 HTTP ईमेल, ये सब क्या हैं? इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित हैं। ओके। तो ये इंटरनेट पर वेब पेज से संपर्क करने के लिए HTTP का प्रयोग किया जाता है तथा ईमेल इंटरनेट के माध्यम से संदेशों का संप्रेषण करता है। सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो विशिष्ट कीबोर्ड के लिए W3 पर वेबसाइट की खोज करता है और परिणामों की एक सूची प्रदान करता है। सर्च इंजन एक वेब बेस टूल है जिसके द्वारा हम वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी भी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए MSN, गूगल तथा याहू एक सर्च इंजन है। पारंपरिक मॉडेम लाइनों पर हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? किस तकनीक का प्रयोग करेंगे इसमें ADSL यही लग रहा है कि पारंपरिक मॉडेम लाइनों पर हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? ये सही इसमें कि पारंपरिक मॉडेम लाइनों पर हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने के लिए ADSL सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, पारंपरिक मॉडेम लाइनों पर हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने के लिए ADSL का उपयोग किया जाता है। यह डेटा संचार तकनीकें हैं जो टेलीफोन लाइनों पर तेज़ी से डेटा ट्रांसमिशन को सक्षम बनाती हैं। इंटरनेट सर्फिंग में निम्नलिखित में सभी शामिल हैं सिवाय एक फ़ाइल को सर्च करने के लिए विंडोज़ एक्सप्लोरर का खोलना।
इंटरनेट सर्फिंग में निम्नलिखित में सभी शामिल हैं सिवाय एक फ़ाइल को सर्च करने के लिए विंडोज़ एक्सप्लोरर को खोलना। इंटरनेट सर्फिंग के निम्नलिखित चीज़ें आती हैं। इंटरनेट द्वारा फ़ाइल डाउनलोड करना, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाना, वेब ब्राउज़र में वेबसाइट के एड्रेस को सर्च करना। इंटरनेट सर्फिंग के अंतर्गत निम्नलिखित चीज़ें आती हैं। इंटरनेट द्वारा फ़ाइल डाउनलोड करना, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाना, वेब ब्राउज़र में वेबसाइट के एड्रेस को सर्च करना। W3C का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम। W3C का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम। ये W3C का पूर्ण रूप है। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है और W3C का मिशन है कि वो वेब को लीड करना चाहते हैं, इसके पूर्ण क्षमता बढ़ने के लिए जो डेवलप कर रहे हैं, ज़रूरी प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस बढ़ा रहे हैं। यह वेब को दीर्घकालिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए मानव का विकास करता है। जो W3C है, इसका पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम। ये वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम यह एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है। W3C का मिशन है कि वो वेब को लीड करना चाहते हैं, इसके पूर्ण क्षमता बढ़ाने के लिए वो डेवलप कर रहे हैं, ज़रूरी प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस बढ़ा रहे हैं। यह वेब को दीर्घकालिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए मानव का विकास करता है। इंटरनेट का पर्याय क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। ये तो जानते हैं। W3 को इंटरनेट का पर्याय कहते हैं। ये इंटरनेट पर उपलब्ध सबसे लोकप्रिय सेवा है। वर्ल्ड वाइड वेब एक ऐसा तंत्र है जिसमें विभिन्न कंप्यूटरों में एकत्रित सूचनाओं को हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की सहायता से एक दूसरे से जोड़ा जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर सूचनाओं का आदान प्रदान आसान बनाता है तथा इंटरनेट को सूचना राजमार्ग में परिवर्तित कर दिया जाता है। निम्नलिखित में से किसे सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है? इंटरनेट को सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है। इंटरनेट कंप्यूटर एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। इंटरनेट में बहुत से स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क होते हैं जो लाखों उद्यमों, सरकारी एजेंसियों और व्यक्तियों आदि को परस्पर जोड़ता है। इंटरनेट को सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है। इंटरनेट कंप्यूटर का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। इंटरनेट में बहुत से स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क होते हैं जो लाखों उद्यमियों, सरकारी एजेंसियों, व्यक्तियों को जोड़ता है। वर्ल्ड वाइड वेब एक हाइपर मीडिया सिस्टम है क्योंकि हाइपर फास्ट होता है, नहीं, दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है। हाँ, वर्ल्ड वाइड वेब एक हाइपर मीडिया सिस्टम है क्योंकि ये दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है। यही तो करता है। वीडियो सामग्री को केवल प्राप्त करने में प्रयोग किया था, गलत है, तो इसमें से B सही है। तो क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब एक हाइपर मीडिया सिस्टम है क्योंकि वह दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है। ये सही है, B सही है। थैंक यू फॉर दिस।